प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए जेसीईआरटी द्वारा ज्योग्राफी अर्थात भूगोल विषय का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें से आज हम लोग सेट 2 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, समझेंगे। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही भूगोल के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आप देख सकते हैं क्लास 11 भूगोल 35 मार्क्स का आएगा, 1.5 घंटा का क्वेश्चन रहेगा आपका बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखे। तो ये है मेरियाना गर्त। दूसरा है, लोकतल झील किस राज्य में स्थित है। तो वो है मणिपुर में। भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो बैरन द्वीप। निर्देशांक है 12 डिग्री से 16 नॉर्थ, 93 डिग्री से 51 ईस्ट या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गुरु शिखर 1722/1727 मीटर। लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है। तो लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो इसके रंग का कारण है। 7वां है, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है। तो सह्याद्री पर्वत कहा जाता है बच्चों। फिर आपका जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाएं। तो जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है, बस रूप परिवर्तित और स्थान परिवर्तित होता है। अतः यह प्रकृति में जल संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जल आपका सागर में है, सूरज की गर्मी से ये वाष्प बनकर बादल बनता है और फिर ये पर्वतों से टकराकर फिर वर्षा होती है और फिर ये वर्षा का पानी समुद्र में मिलता है। तो इस तरह जल चक्र चलता रहता है बच्चों। ये चित्र को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जल रूप पानी द्रव है, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। यहाँ देख सकते हैं वायुमंडल में जा रहा है, फिर संघनित होकर बादल बनता है और फिर बादल बनकर ठोस मतलब हिमपात या द्रव रूप में वर्षा के रूप में बरसता है। हिम पिघलकर पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है। 9वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। तो इसका आंसर है, पृथ्वी पर मौजूद ऐसा भूभाग जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से उससे अलग प्रतीत होता है, उपमहाद्वीप कहलाता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा एशिया से अलग किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश निम्नलिखित है। पश्चिम में पाकिस्तान, केंद्र में भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश। 10वां है, भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखे। तो भारतीय मानसून की 3 विशेषता निम्नलिखित है। पहला है बच्चों, मानसून वर्षा मुख्य रूप से पृथ्वी के भागों की आकृति अर्थात पर्वतों की ऊंचाई, ढाल आदि के द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरा है, मानसून से होने वाली वर्षा मौसमी अर्थात सीजनल है, जो कि सामान्यतः जून के महीने से प्रारंभ होकर सितंबर माह तक प्राप्त होती है। अगला है, जैसे जैसे मानसून समुद्री तटों से स्थलीय भाग की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे आर्द्रता की मात्रा भी कम होने लगती है तथा वर्षा में भी कमी होने लगती है। 11 क्वेश्चन है, भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताएं। तो 3 कारण निम्नलिखित है। पहला है, औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों के मिश्रणों और भारी धातुओं को पानी में छोड़ दिया जाता है, इन्हें साफ करना मुश्किल होता है। दूसरा है, कृषि अपशिष्ट, रसायन, उर्वरक और कृषि में इस्तेमाल किए गए कीटनाशक नदी के जल को दूषित करते हैं। फिर आपका प्राकृतिक बारिश भी प्रदूषण साथ लाती है, क्योंकि यह प्रदूषित हवा के साथ गिरती है। हम इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो मिट्टी में पहुंचकर हानिकारक पदार्थों को उत्पन्न करती है।
12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो इसका आंसर है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ऐसी वर्षा अक्टूबर महीने से शुरू होती है और जनवरी मध्य तक रहती है। सर्दियों के समय देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम होता है। तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की तरफ बहती है। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे इस प्रकार लाभ हुआ है। पहला, भारत हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, इसलिए यह यूरोप को पश्चिम और पूर्वी एशिया से जोड़ता है। दूसरा है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति ने भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में मदद की है। फिर आपका यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच समुद्री व्यापार भारत से होकर गुजरता है। फिर है, हिंद महासागर में किसी अन्य देश के पास भारत 7,516.6 किलोमीटर जितना समुद्र तट नहीं है। फिर है, भारत की ऐसी रणनीतिक स्थिति के कारण और यह हिंद महासागर के कई छोटे देशों के लिए सुरक्षा प्रदाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है? तो भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियों की ढाल काफ़ी तीव्र है, इसलिए ये नदियां अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती है, अर्थात ये नदियां डेल्टा ना बनाकर ज्वार नदमुख बनाती है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। 15 है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताइए। तो मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन हवा या पानी के तेज बहाव के कारण होता है। यह प्रभाव अधिक होगा जहां मृदा खुली रहती है। बड़े स्तर पर वृक्षों और पौधों की कटाई मृदा को खुला छोड़ देती है, जिससे यह आसानी से हवा और पानी द्वारा दूर बहा दी जाती है। अगला है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा और बाढ़ भी बड़े स्तर पर और अचानक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। अगला पॉइंट है, कृषि भूमि को खेती के लायक तैयार करने के कार्य प्रायः ऊपर की मृदा को खुला छोड़ देता है और यह मृदा अपरदन के अवसर को बढ़ा देता है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय, तो पहला है वन संरक्षण। वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों को बांधे रखती है और वनों की अधिक कटाई के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है। यही कारण है कि सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी है तथा उन्हें सुरक्षित घोषित कर दिया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर बांध बनाए गए हैं, जिससे मृदा का अपरदन रोकने के लिए मदद मिलती है। नदियों के जल को नहरों द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर मोड़कर तथा जल संरक्षण की अन्य सुनियोजित विधियों द्वारा भी बाढ़ों को रोका जा सकता है। फिर है वृक्षारोपण द्वारा हम मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन दे सकते हैं। वृक्षारोपण द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है, मृदा अपरदन कम हो जाता है। फिर सीढ़ीदार खेत बनाने से मतलब चौड़े समतल चबूतरे बनाने से है। पहाड़ी ढालों पर यदि इस प्रकार के चबूतरे बना दिए जाए तो ढलान पर समतल होने के कारण मृदा संरक्षण होगा और अपरदन की क्रिया कम हो जाएगी, जिससे कि जल संसाधनों का समुचित उपयोग होगा और इस क्षेत्र में उत्पादन का कार्य भी किया जा सकेगा। फिर है समोच्च रेखीय जुताई। मृदा संरक्षण की यह विधि तरंगित भूमि वाले प्रदेशों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। भूमि को समान ऊंचाई पर जोतने से हल के कुंड ढाल के आर पार बन जाती है, इससे मृदा के अपरदन की गति कम हो जाती है। यह विधि मृदा में आर्द्रता व उपजाऊपन बनाए रखने में भी सहायक है। फिर है छठा, कृषि की पट्टेदार विधि अपनाना। इस विधि में खेती को पट्टियों में बांध दिया जाता है। एक पट्टी में एक साल खेती की जाती है, जबकि दूसरी पट्टी बिना जोते बोए खाली पड़ी रहती है। छोड़ी गई पट्टी की वनस्पति का आवरण मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा उपजाऊपन को बनाए रखता है। अगले वर्ष इस क्रिया को बदल दी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। तो भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है क्योंकि विश्व में शायद ही किसी देश में वर्षा का जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा हो जितना कि भारत में, क्योंकि देश की लगभग 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आधारित है। वास्तव में मानसून वह धुरी है जिस पर भारत का समस्त जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि वर्षा का अभाव खेती को ही नष्ट कर
नहीं करता, अपितु किसान और देश के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को भी झंकोर कर रख देता है, जिसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है। पहला, शीतकाल में भी भारत का तापमान बहुत नीचे नहीं गिरता, वरन प्रत्येक भाग में यथेष्ट गर्मी रहती है। इस कारण कृषि कार्यों के लिए अधिक समय मिलता है। शीत ऋतु में अत्यधिक सीमित भागों में ही पाला और कोहरा पड़ता है, अतः भारत में इस काल में शीतोष्ण कटिबंध की फसलें पैदा की जा सकती है और गर्मियों में उष्णकटिबंधीय तथा अर्ध उष्ण कटिबंध की फसलें। ग्रीष्म काल में तापमान अचानक बढ़ते हैं, अतः फसलें शीघ्र पक जाती है। शीघ्रता से पकने के कारण उनकी किस्म अच्छी नहीं होती, इसलिए भारत गुणात्मक उत्पादक नहीं वरन परिमाणात्मक उत्पादक देश माना जाता है। यह बात दोनों ऋतुओं की ही फसलों पर लागू होती है, क्योंकि इन फसलों के पकने का समय गर्मियों में ही आता है। निरंतर कृषि शोध के पश्चात अब कृषि फसलों की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार एवं प्रगति हुई है। अब यहाँ का बासमती चावल एवं फार्म का गेहूँ अपनी किस्म के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई है। जून, जुलाई और अगस्त के ग्रीष्मकाल के महीने में ही अधिकांश वर्षा होती है। इससे सभी फसलें शीघ्र ही तैयार हो जाती है एवं पशुओं को यथेष्ट चारा भी मिल जाता है। भीषण गर्मी के उपरांत वर्षा आने से अनेक व्याधियां और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ भागों में मलेरिया, आंध्र शोधन आदि का भीषण प्रकोप होता है, जिससे जनसंख्या की कार्यक्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इसी प्रकार वर्षा काल तथा ग्रीष्म के आरंभ में अनेक रोगों के कारण बच्चों की मृत्यु दर भी ऊंची रहती है। भारत में वर्षा बहुत ही अनिश्चित होती है। किसी भी वर्ष वर्षा कम होने के कारण दुर्भिक्ष पड़ जाता है, तो दूसरे वर्ष वर्षा अधिक होने से नदियों में बाढ़ें आ जाती है, उससे भी फसलें नष्ट हो जाती है। इसी कारण भारतीय ग्रामीण निराशावादी और भागवादी बन गया है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण ही भारत सरकार के वित्त विभाग का बजट मानसून का जुआ मतलब गैम्बलर ऑफ मानसून समझा जाता है, क्योंकि अकाल पड़ने या बाढ़ के कारण लगान वसूली बंद हो जाती है और सरकार को अकाल व बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी पड़ती है। मानसूनी जलवायु में मिलने वाली क्षेत्रीय विविधता भारत में अनेक प्रकार की कृषि फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त है। सातवां, वर्षा की परिवर्तनशीलता से देश के कुछ भागों में सूखा पड़ता है या बाढ़ें आती है। मानसून का अचानक प्रस्फोटक प्रभावित क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देती है। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, उत्तरी भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होने वाले शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें। तो उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है: भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। भाबर तो ये है आपका उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बंजरी आदि के जमाव से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर है। इस भूभाग में छोटी नदियाँ पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। यह क्षेत्र किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगला है तराई। यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदलीय क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किमी है। भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती है, ये तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती है। और वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है एवं कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल एवं गेहूं हेतु अधिक उपयुक्त है। भांगर यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में इसकी लवणता एवं क्षारीय उत्पुलन देखे जाते हैं, जिन्हें रे अथवा कल कहा जाता है। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है एवं इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। बांगर प्रदेश में अपक्षयन के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और वहाँ अब कंकड़ीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भुंड कहते हैं। अब है खादर। यह उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। इसमें मिट्टी भी पाई जाती है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊँचा होता है। खादर भूमि की मृदा में चिका की अधिकता होती है, जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। यह क्षेत्र मिट्टी, चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। डेल्टा
यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है। इसका विस्तार निचली गंगा मतलब पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें पुराना व नया तथा दलदल सम्मिलित है। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में 5 अंतर लिखिए। तो उत्पत्ति, हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियों का जन्म उत्पत्ति हिमानियों से हुई है। फिर है प्रायद्वीपीय भारत में सभी नदियां वर्षा जल या भूमिगत जल पर निर्भर क्योंकि यहाँ हिमपात नहीं होता है। दूसरा अंतर का आधार है जल उपलब्धता। तो हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलने के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्ष भर सतवाहनी एवं सदा नीरा रहती है, मतलब सदा पानी रहती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निम्न पहाड़ियों तथा पठारों से निकलती है तथा वर्ष भर जल की आपूर्ति न होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। इन नदियों में वर्षा ऋतु में ही जल रहता है जिस कारण ये सतवाहनी एवं सदा नीरा नहीं है। तीसरा है परिवहन। हिमालय से निकलने वाली नदियां समतल मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही मंद गति से प्रभावित होती है। ये नदियां जल परिवहन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां असमतल, उबड़ाऊ खाबड़, पथरीले भागों में तीव्र गति से प्रभावित होती है अतः प्रवाह क्षेत्र की विषमता के कारण जल परिवहन की दृष्टि से अनुपयोगी है। चौथा अंतर है बच्चों अप्रवाह क्षेत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र विशाल है जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह क्षेत्र बहुत ही छोटा है जैसे कृष्णा एवं कावेरी नदी। और पांचवा है बच्चों, 5 ही पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में 5 अंतर लिखिए। तो हम तो 7-8 दे दिए हैं बच्चों, आप लोग 5 ही लिखिएगा। पांचवा बता देते हैं स्थलाकृत। ये नदियाँ काप मिट्टी का निक्षेप कर विशाल समतल तथा उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है जबकि प्रायद्वीपीय वाला में है ये नदियाँ छोटे छोटे परंतु उपजाऊ डेल्टाई मैदानों का निर्माण करती है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। काली मृदा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मृदा क्षेत्र और रेतीय मृदा क्षेत्र। तो आप लोग देख सकते हैं, इस ग्राफ को बढ़िया से देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर ये जो करिया वाला क्षेत्र नज़र आ रहा है यहाँ, और थोड़ा सा यहाँ पर ये काली मिट्टी क्षेत्र है। फिर ये जो ब्लू वाला क्षेत्र नज़र आ रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये लेटराइट मिट्टी को बताता है बच्चों। और ये जो है आपका ये रेतीली मृदा क्षेत्र को बताता है जो राजस्थान का हिस्सा है। ये एरिया पर्वतीय मिट्टी और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गुलाबी रंग वाला जो है पर्वतीय मिट्टी को बताता है। और ये जो गाढ़ा ब्लू है बच्चों ये जलोढ़ मिट्टी को बताता है। और ये जो लाल लाल दिख रहा है बच्चों यहाँ और थोड़ा यहाँ पर, ये लाल मिट्टी को दर्शाता है। तो आप लोग इसको छायांकित करके बढ़िया से याद कीजिए, बढ़िया से नंबर लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।